मेरा नाम ज़ील व्यास है और इस साल मैंने नीट यूजी दी थी, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 710 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th है। आज मैं आपको मेरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ फ़िज़िक्स। इनिशियली जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ेस हो रही थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहे थे और ऊपर से ऑनलाइन मोड ऑफ़ टीचिंग था, तो आई फेस्ड इट अ बिट डिफ़िकल्ट। बट मेरे टीचर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, ताकि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझ जाऊँ और मैं उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ तो मुझे ये प्रॉपर्ली पता चल पाएगा कि मुझे वो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आया है या नहीं। तो जैसे ही टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, तो पहली बात तो आपको उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लेना है, और रिवाइज़ करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और एकदम पक्का हो जाएगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करो तो आपको पहली बार जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे इक्वल इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं फ़िज़िक्स के लिए। उसके बाद आप दूसरे रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एररलेस यूज़ किया करती थी। एररलेस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वेराइटी होती है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो 11th का जो फ़िज़िक्स है उसमें वो आपके 12th की फ़िज़िक्स के लिए एक बहुत अच्छा बेस बनाता है। तो जब आप 11th की फ़िज़िक्स पे बहुत फोकस करके उसको समझ लेंगे तो 12th की फ़िज़िक्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। इसलिए 11th के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन सब चैप्टर्स पे आई वुड टेल यू टू फोकस मोर, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कोप अप इन द 12th स्टैंडर्ड। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि 11th में बच्चे इतने सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड्स में जिनके अच्छे आते हैं वो लोग 11th के स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीरियस नहीं होते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप 11th में भी अटेंशन दें, क्योंकि नीट में तो दोनों साल का सिलेबस आता है। इफ़ आई मूव ओवर टू केमिस्ट्री नाउ, तो केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट के जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी है। हाँ, मेहनत तो सब में ही करनी पड़ती है, पर केमिस्ट्री वॉज अ बिट ईजियर फॉर मी एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। सो केमिस्ट्री में भी मेनली आई वुड टेल टू फोकस ऑन एनसीईआरटी मोर, क्योंकि एक बार आप एनसीईआरटी कवर कर लो तो आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही समझना है तो आपको पहले एनसीईआरटी ही अटेम्प्ट करनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपका फोकस नीट पर ही ज़्यादा है तो आई वुड प्रेफर कि आप एमसीक्यूज़ की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बोर्ड्स के लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी से इनफ मिल जाती है। तो बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आपको किसी एमसीक्यू रेफरेंस बुक से ही करनी चाहिए। फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो जो भी लोग पीसीबी चूज़ करते हैं, बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। सो बायोलॉजी में किसी को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो भी टीचर है वो आपको जिस भी रेफरेंस बुक सजेस्ट करें आप उससे पढ़ सकते हैं। पहले तो एनसीईआरटी ही कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि नीट जो है वो एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम है और तीनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लर्न कर ले। आपको एनसीईआरटी की कहीं से भी नूक एंड कॉर्नर से क्वेश्चन आए तो आना चाहिए। इतना एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने के बाद ही आप किसी और रेफरेंस बुक को चूज़ कर सकते हैं। अब नीट पेपर पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर भी 200 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमें 180 अटेम्प्ट करने थे, पर जो टाइम था वो 180 मिनट्स ही था, यानी 3 आवर्स ही था। पर इस साल हमको 20 मिनट एडिशनल दिए गए थे। सो द होल पेपर टाइमिंग वॉज 200 मिनट्स, लेकिन क्वेश्चंस हमको 200 से 180 ही अटेम्प्ट करने थे। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट था। इस साल 200 मिनट्स की वजह से जो सेक्शन बी है, जिसमें से हमें 15 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें चॉइस करने के लिए हमें सफिशेंट टाइम मिल जाता है। तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन बी एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15, देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि अगर आप उधर मार्क्स लूज़ कर रहे हो तो आपकी चॉइस में फिर प्रॉब्लम थी, इसलिए ये हुआ है।
आप उसको प्रिवेंट कर सकते थे। तो ये इस साल की नीट यूजी पैटर्न थी। अगर नेक्स्ट साल भी यही रहेगी तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी से करते हैं, उन्हें पहले तो एनसीईआरटी ही क्लियर करनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस, पूरा कंटेंट कवर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी से प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, पर ये बात सही नहीं है। नीट में मैक्सिमम जो 80 to 90% क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आप पहले एनसीईआरटी को पूरी तरह से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए जाना है तो आप कोई रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं, और या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी जा सकते हैं एमसीक्यूज़ की, क्योंकि वहाँ से भी आपको थोड़े क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट क्वेश्चंस के थ्रू ही जानने को मिलेगा। मैं एक रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए सुबह में स्कूल होती थी और शाम को क्लासेस, तो मुझे इन दोनों को मैनेज करना होता था। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे टाइम पे ऑनलाइन ज़्यादा था, स्कूल तो मेरी ऑलमोस्ट दोनों साल ऑनलाइन ही रही है। मेरे लिए ये एक एडवांटेज था कि ट्रांसपोर्ट टाइम मेरा कम हो जाता था, पर फिर भी स्कूल और क्लासेस के शेड्यूल को मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है। अगर आपने डमी ली है तो आप उसको तो आराम से कवर अप कर लोगे, पर जो लोग रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप बोर्ड्स और नीट इन दोनों की तैयारी अलग अलग ना करें, बिकॉज बोर्ड्स में 12th का जो सिलेबस है वो नीट में तो आ ही रहा है। इसलिए आप जब भी किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आप उसको ऐसे समझ ले कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमें बोर्ड्स की और नीट की प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ती है, इसके वजह से हमारा बहुत टाइम चला जाता है। तो इसको आप ऐसे ही कवर अप कर सकते हैं कि आप किसी टॉपिक को मेमोराइज तो आपको चलो करना ही है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको उसे 2 अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपना इसी तरीके से टाइम भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया, आपने उसे एक बार लर्न कर लिया, तो फिर आपको उसको स्कूल के और क्लास के टेस्ट्स के लिए अलग अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और आई वुड प्रेफर यू टू कीप अ सिंगल नोटबुक फॉर बोथ द प्लेसेस, ताकि आपको किसी भी टेस्ट के लिए वो एक ही चीज़ रेफर करनी पड़े। आपको अलग अलग चीज़ों से, एक बार स्कूल की बुक से किया, एक बार क्लास की बुक से किया, ये आपका टाइम बच जाए। तो ये एक मेरी टिप है आपके लिए जो रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्कूल और क्लासेस दोनों मैनेज करने होते हैं। और जब आपको पूरा दिन पढ़ाई करनी होती है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपको ये सजेशन है कि आप दिन के एंड की साइड पर कोई एक ऐसा टास्क रखें जिससे आप लुक फॉरवर्ड कर सकें, जिसके लिए आप पूरे दिन मेहनत करके वो टाइम थोड़ा रिलैक्स कर सकें, ताकि आप पूरे दिन थक ना जाए और आप एग्जॉस्ट ना हो जाए। जैसे कि मैं एक टाइम सॉन्ग्स सुनती थी, जब पूरा दिन मैं पढ़ लूँ उसके बाद आई लिसन टू सॉन्ग्स फॉर अ सर्टेन टाइम। येस, दैट टाइम शुड नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, कि आपका पूरा दिन का रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, आपको काम बंद ही ना कर पाए। जैसे कि कोई सोशल मीडिया साइट है तो वो एक बार आपने खोल ली तो फिर आप 1-2 घंटे तक वही करते रहे, ऐसा फिर आपको नहीं करना चाहिए। हाफ एन आवर इज़ मैक्सिमम टाइम वेर यू टेक टू रिलैक्स। और डिनर के टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि आपने पूरे दिन में क्या किया। इससे क्या होगा कि वो भी आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे, ताकि अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको कोई अच्छा सोल्यूशन दे सके। और फर्दर मोर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके कोई टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ ओके, वो टाइम भी निकल जाएगा। आपको बस अपना 100% देना है उस सिचुएशन में, जितना आप कवर कर पाए उसके लिए। आपसे अगर नहीं भी हो रहा है तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी कवर अप हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। जब आप नीट से 1-2 महीने दूर हो, या तो आप उसके लास्ट डे पर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ नया ना ट्राई करें उस दिन पे। अदरवाइज़ अगर आपने वो कवर नहीं कर पाए, आपको वो नहीं आया, तो आप नेक्स्ट डे बहुत ही फ्रीक आउट हो जाओगे। आपको डर लगेगा कि अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में आ गई और मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया या कर पाई तो मैं क्या करूँगा।
आपको नीट के अगले दिन पे कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। इसके लिए मेरी आपको एक ये टिप है कि जब आप 2 साल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 1 पेजेस बनाएं, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसे आप एंड डे पर रिवाइज कर सकें, जिसमें सब कुछ कवर भी हो जाए। तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और आपको ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है और जितना भी मैंने किया है अब तक में वो मुझे याद है। ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है नीट के आगे के दिन पे रिवाइज करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम शांति से दे सकें। जब आप पेपर देने जाए तो वो 3 घंटे 20 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम में भी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप आराम से पेपर दीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 साल अच्छी प्रिपरेशन की है और आप पेपर के टाइम पे डर गए तो वो फिर एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए और आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 11th और 12th का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे उसके बाद आपको नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स देने चाहिए, जैसे कि पिछले 10 या 15 साल के जो नीट के जितने भी पेपर्स अवेलेबल आपको हो सकते हैं वो आपको देकर नीट के एक्चुअल पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप नीट के सैम्पल पेपर्स भी कहीं से परचेज कर सकते हैं, उसकी भी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो इसके अलावा आप जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट करें उसको आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में दें 3 hours 20 minutes में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और आपको फुल फोकस के साथ उन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। आपको स्टेशनरी से OMRs भी मिल जाएंगी तो आप उसके साथ OMR की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ऑन द डी डे आप कोई OMR मिस्टेक करके ना आए। बिकॉज ये जनरली स्टूडेंट्स को एक बहुत गिल्ट रह जाता है कि मैंने क्वेश्चन तो बराबर अटेम्प्ट किया था, मुझे आंसर भी आता था, मेरा आंसर करेक्ट भी था, लेकिन मैं OMR मिस्टेक करके आ गया जिसकी वजह से मेरे मार्क्स और रिड्यूस हो गए। तो ये गलती आपसे ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि आप OMR के साथ ही कोई भी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करें। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपकी OMR प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब आप नीट के पहले नीट पैटर्न के जितने भी पेपर्स थे उनमें एक अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना कंफर्टेबल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट आप लास्ट में प्रेफर करना चाहेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चे मिनिमम टाइम देते हैं और मिनिमम टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि उस सेक्शन में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। इसलिए आप बायोलॉजी जितना जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे आपको बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स अटेम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स इसलिए अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स अटेम्प्ट करने के लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए होता था, और जो भी सब्जेक्ट आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसमें मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। सपोज़ अगर आपको फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता हो और आप फ़िज़िक्स पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस इनिशियली ही गिर जाएगा और आप बाकी का पेपर ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए आप जो सब्जेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आई वुड प्रेफर कि आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। मैं जब फ़िज़िक्स पहले अटेम्प्ट करती थी ताकि मुझे फ़िज़िक्स में मैक्सिमम टाइम मिल सके और मैं आराम से उसे अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं फ़िज़िक्स अटेम्प्ट कर लूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टोटल टाइम दैट आई गिव टू फिज़िक्स इज़ इक्वल टू द टाइम आई गिव टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर मैं फ़िज़िक्स 1 hour या 1 hour 15 minutes में अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे इतना ही टाइम लगता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करने के लिए। तो फॉर मी अगर मैंने फ़िज़िक्स ख़त्म कर लिया इसका मतलब है कि मैंने पेपर का हाफ टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो उसके अलावा फिर मैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स करके फिर OMR फिलअप करना स्टार्ट करती थी। तो इसी तरह से आप जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट करें आप उसमें अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करें। हिट एंड ट्रायल से आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करनी है, जितनी आपने सुनी है, जितनी आप खुद से नई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो और जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, और फिर उसी स्ट्रैटेजी से नीट के दिन भी उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप उस दिन कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इस स्ट्रैटेजी से मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट आ सकती है। और जनरली 11th में स्टूडेंट्स इतने सीरियस नहीं होते हैं, सो 11th स्टैंडर्ड का भी नीट में काफ़ी वेटेज होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ 12th। तो जब हम नीट का पेपर देते हैं तो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप प्रॉपरली ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो क्वेश्चन है वो 11th से ही है या 12th से ही है, वो मिक्स्ड होता है। इसलिए अगर आपका 11th कच्चा रह जाएगा तो आप नीट के पेपर में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे। 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स भी होते हैं,
तो 12th स्टैंडर्ड यूजुअली सारे ही बच्चों का परफेक्ट होता है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी उन्हें प्रिपेयर करना होता है। तो जो रैंकर्स होते हैं उनका जो रैंक लाने का स्ट्रैटेजी है वो यही है कि उनका 11th स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपको 11th भी अपना परफेक्ट ही रखना है, 11th में भी उतना ही सीरियस रहना है जितना आप 12th के लिए रहेंगे। 11th में आप जितनी गलतियां करके सीखेंगे उतना आप 12th और अच्छा कर सकते हैं। तो यही जो है वो सीक्रेट है जिससे रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसी मैसेज के साथ मैं अपना जो स्पीच है उसको एंड करना चाहूँगी। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स दिस ईयर।